नमस्कार बच्चों। आज हम एनसीईआरटी की 5वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक रिमझिम के पाठ 2 फसलों के त्योहार का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि फसल क्या होती है। फसल का अर्थ है खेती, उपज, पैदावार, जिसे अंग्रेजी में आप क्रॉप भी कहते हैं। मनुष्य जब एक बड़े क्षेत्र में अपने लाभ के लिए पेड़ पौधों का उत्पादन योजना अनुसार करता है और खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फसल कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। हमारे देश के किसानों का जीवन उनकी अच्छी फसलों पर ही निर्भर करता है। अब हम फसलों के त्योहार क्यों मनाते हैं? कहा जाता है कि फसलों के त्योहार हम सूर्य देवता तथा प्रकृति का आभार प्रकट करने के लिए मनाते हैं, क्योंकि फसलों के पकने में सूर्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कुछ त्योहार फसलों के पकने से पहले, कुछ त्योहार फसलों के पकने के बाद और कुछ त्योहार फसलों की कटाई के उपरांत मनाए जाते हैं। इस पाठ में हम फसलों से जुड़े उत्सवों के विषय में जानेंगे, जो देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग नाम से मनाए जाते हैं। ये त्योहार भी भारत की सांस्कृतिक विविधता का सुंदर नमूना है। फसलों से संबंधित त्योहार का अपना ही विशेष महत्व है और हर व्यक्ति के मनाने का अपना अपना तरीका है। तो सबसे पहले हम पाठ में आने वाले कठिन शब्दार्थ को जान लेते हैं। ढंग, जिसे हम क्या कहते हैं? तरीका। शुरुआत, प्रारंभ, जश्न, उत्सव। धान, अनाज। नृत्य, नाचना। मध्य, बीच में। इकट्ठा, एकत्रित। फरमाइश, मांग या मनपसंद चीज। तापना, सेकना। जोशो खरोश यानी अत्यधिक उत्साह के साथ। मचिया, छोटी चारपाई। सैलाब, भीड़। कतार, लाइन। दाडिम, अनार। करीने, तरीके से। चांपाकल, हैंडपंप। बोरसी, अंगीठी। इंतजार, प्रतीक्षा। पर्व, त्योहार। चकाचक, अच्छी तरह से। तो ये पाठ में आने वाले कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। अब हम पाठ का अध्ययन करते हैं। फसलों के त्योहार। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। यहाँ पर कुछ लोगों की आपस में बातचीत चल रही है, जो ये बात कर रहे हैं कि ठंड के कारण हर वक्त हम आग के आगे ही, अंगीठी के आगे बैठे रहते हैं। बोरसी का मतलब क्या होता है? अंगीठी। अंगीठी के आगे बैठे रहते हैं और अपने हाथ सेकते रहते हैं। और मकर संक्रांति का समय आ चुका है। आज मकर संक्रांति का दिन है। मकर संक्रांति कब होती है? 14 जनवरी या 15 जनवरी को। तो कहते हैं, कहा जाता है कि 14 जनवरी से थोड़ा सा गर्म मौसम होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये कहते हैं कि इतनी ठंड है कि आज खिचड़ी के दिन भी धूप तो दिखाई नहीं दे रही। 10 दिन से सूरज लापता है, यानी 10 दिन से सूरज निकला ही नहीं है। और ठंड तो इतनी है कि रजाई में से निकलने का मन करता ही नहीं। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। अब क्या हुआ कि क्योंकि बाहर तो धूप निकली नहीं है, तो समय का अंदाज़ा पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि धूप से इंसान गेस कर लेता है कि अभी सुबह है, दोपहर है या शाम है। कई लोग धूप से ही समय का अनुमान लगा लेते हैं। तो जब ये बाहर देखते हैं तो बाहर तो सूरज है ही नहीं, तो चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल समय का पता ही नहीं चल रहा। लेकिन घर में जो हरकतें हो रही हैं, घर में जो काम हो रहे हैं, जो घर में चहल पहल है, उससे लगता है कि हाँ, सुबह हो गई है और लोगों ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। रह रहकर कानों में कभी चांपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। अब रह रहकर, क्योंकि गांव की बात हो रही है, किसी बिहार के किसी एक क्षेत्र की बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है? चांपाकल। चांपाकल क्या होता है? हैंडपंप। जैसा आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, ये क्या है? चांपाकल।
तो जब चांपाकल चलता है तो इसकी एक आवाज़ आती है। तो जब ये लोग कह रहे हैं कि कानों में चांपाकल की आवाज़ आ रही है और पानी गिरने की आवाज़ आ रही है, जिससे ये लग रहा है कि घर की जो औरतें हैं वो काम कर रही हैं और जो लोग हैं वो अपनी खेती बाड़ी के लिए निकल जाते हैं, वो अपने पशुओं को हाँक रहे होते हैं। तो फिर एक जगह से आवाज़ आती है, जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना, आज ई लोग के उठे के नईखे का, बोल जल्दी तैयार हो कस, अब तो उठने में ही भलाई है। अब घर में से आवाज आई कि जाओ भाग कर देख कर आओ कि केले के पत्ते आए कि नहीं। क्या आज इन लोगों को उठना नहीं है? क्या पूरा दिन सोते ही रहेंगे? इनको बोलो जल्दी से उठे, तैयार हो जाएं। और अब घर के सभी लोगों को लगा कि अब तो उठने में ही भलाई है, क्योंकि ये सबसे घर की जो बड़ी हैं दादी, वो ये कह रही हैं, तो सबको लगा कि अब उठने में ही भलाई है, क्योंकि सूरज तो निकलने का नाम ले नहीं रहे, तो इसलिए उठना तो पड़ेगा ही। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक मान लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठाठ हम पहले कबो न देखनी, सारा देख कनकना देता। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही थी। अब क्या हुआ, आज क्योंकि खिचड़ी का दिन है, खिचड़ी यानी मकर संक्रांति जिसे हम खिचड़ी भी कहते हैं। तो नहा धो के सब एक कमरे में इकट्ठे हो गए और देखा कि दादा और चाचा ने तो क्या सफ़ेद मार लगी हुई चकाचक सफ़ेद धोती और कुर्ता पहना हुआ है। मार क्या होता है, जैसे आजकल हम शहरों में रहते हैं तो हम कपड़ों में क्या लगा देते हैं, रिवाइव लगा देते हैं, जिससे कि कपड़े जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो थोड़े अच्छे हो जाते हैं। लेकिन जो गांव के लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, जो चावल का पानी होता है जिसे वो माड़ कहते हैं, उसे वो कॉटन के कपड़ों में लगाते हैं, सूती कपड़ों में लगाते हैं, जिससे उनके कपड़ों में चमक आ जाती है, अकड़न आ जाती है और वो कॉटन जो है वो बहुत अच्छा लगता है। तो इन्हीं में से एक ने कहा कि अरे खिचड़ी में ऐसी ठाठ हमने तो पहले कभी नहीं देखी। क्यों? क्योंकि रक्षाबंधन है, होली है, दिवाली है या और कोई त्यौहार है तो लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। मकर संक्रांति पर नए नए कपड़े पहनना, इतने चकाचक कपड़े पहनना, तो इन्हें लगा कि भाई खिचड़ी में इतनी ठाठ। फिर जो पापा थे उन्होंने कहा आज ना ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि उन्होंने धोती पहनी है और धोती तो सूती होती है, कॉटन की होती है, और कॉटन हम समर्स में पहनते हैं, गर्मियों में पहनते हैं। अब धोती उन्होंने त्योहार के नाम पे पहन तो ली, लेकिन ठंड से उनका पूरा शरीर जो है वो कांप रहा है। तो उन्होंने क्या कहा कि शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। सारा देह कनकना देता, यानी पूरा जो शरीर है वो ठंड से कांप रहा है। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। ये क्या है, इस चित्र में आप मचिया देखेंगे, ये मचिया है जो चारपाई जैसी ही होती है पर छोटी होती है। तो सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी हैं। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं दादी। अब क्या हुआ, सामने मचिया पर छोटी चारपाई पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी हुई हैं, और दादी क्योंकि बूढ़ी हैं तो उनके बाल जो हैं वो बिल्कुल सफ़ेद हैं, और जैसे सेमल की रुई होती है बहुत हल्की होती है, तो ऐसे ही उनके जितने भी बाल हैं वो बड़े हल्के फुल्के से, घुंघराले से, सफ़ेद रुई जैसे लग रहे हैं। और गौर से अगर हम देखें तो उनके बालों में एक भी काला बाल नहीं है, यानी हर एक बाल जो है उनका वो सफ़ेद हो चुका है। तो ऐसा लग रहा है कि सफ़ेद साड़ी, सफ़ेद बाल, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा, मिठा क्या है, गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। अब इनके घर खिचड़ी के दिन यानी मकर संक्रांति के दिन क्या किया जाता है, केले के पत्ते लाए जाते हैं और घर के जितने मेंबर हैं केले के पत्ते पर वहाँ पर छोटे छोटे ढेर बनाए जाते हैं। किसके ढेर बनाए जाते हैं? तिल के, गुड़ के और चावल के। तिल, गुड़ और चावल, इन तीनों के घर के जितने भी परिवार के सदस्य हैं उतने ढेर बनाए जाते हैं, और सभी को बोला जाता है, सभी सदस्यों को बोला जाता है कि आप अपने चावल और गुड़ और तिल के ढेर को छुओ और उसे प्रणाम करो और उनसे आशीर्वाद लो। और जब वो सभी घर के सदस्य ये कर लेते हैं तो उन चीज़ों को दान करने के लिए दे दिया जाता है या दान के लिए भेज दिया जाता है। आज तो अप्पी दीदियाँ बुरी फंसी। अब घर में अप्पी दीदियाँ हैं, अप्पी दीदी हैं। अब उन्हें लगा, एक को लगा कि आज तो अप्पी दीदियाँ बुरी फंसी। क्यों फंसी? उन्हें तो ना चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा।
उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है, अब क्या हुआ कि इनके घर में जो अप्पी दीदियां हैं, इन बच्चों की जो बड़ी दीदी हैं, उन्हें ना तो चूड़ा दही पसंद है ना खिचड़ी पसंद है। और आज मकर संक्रांति के दिन, खिचड़ी के दिन ये लोग चूड़ा दही खाते हैं। चूड़ा क्या होता है? चिड़वा, जिसे आप चिड़वा कहते हैं, जिसे आप पोहा बनाते हैं। तो आज इनके घर में सबको सुबह चिड़वा दही खाना है, चूड़ा दही खाना है, उसके बाद खिचड़ी बनेगी। और अप्पी दीदिया को ना चूड़ा दही पसंद है और ना ही खिचड़ी पसंद है। और आज तो उनका फरमाइशी नाश्ता भी नहीं चलेगा, यानी आज वो कुछ भी डिमांड भी नहीं कर सकती, अपनी मनपसंद की किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं कर सकती, क्योंकि आज फेस्टिवल है और उन्हें वही खाना पड़ेगा जो सारा परिवार खाएगा। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। अब इन्होंने जब खिचड़ी खा ली तो उसके बाद इन्होंने क्या खाया? तिलकुट। तिलकुट क्या होता है? जैसे आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, जो गया है वो बिहार का एक क्षेत्र है, बिहार में है गया। वहाँ पर तिलकुट बहुत फेमस है, वहाँ के तिलकुट बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और गुड़ चीनी चीनी और तिल के जो तिलकुट बनाए जाते हैं, जैसे आप रेवड़ी खाते हो, तो वैसे ही ये तिलकुट जो रेवड़ी की तरह ही होते हैं। कुछ बड़े बड़े स्लाइसिस वाले होते हैं, कुछ राउंड होते हैं, कुछ रेवड़ी के आकार के होते हैं। तो ये अलग अलग शेप्स में बनाए जाते हैं, जिसे ये तिलकुट कहते हैं। तो इन लोगों ने गया से आए हुए वो तिलकुट बड़े चाव से खाए, बड़े शौक से खाए। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना ये खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। और ये सब खाने के बाद और खाते खाते इन्हीं में से एक को ऐसा लगा कि कितना अलग सा त्यौहार है ये जो हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। अब ये जो घर की सदस्य हैं ये थोड़ी बड़ी हैं, जिनका स्कूल जो है वो ख़त्म हो चुका है, यानी वो स्कूल अपना कंप्लीट कर चुकी हैं। तो वो कहती हैं आज की खिचड़ी ऐसी है कि हम सुबह उठे, हमने केले के पत्ते पर से तिल चावल गुड़ को छुआ, उसके बाद हमने चूड़ा दही खाया, फिर हमने खिचड़ी खाई और अब हम तिलकुट को बड़े चाव से खा रहे हैं। लेकिन वो कहती है जब हम स्कूल में हुआ करते थे तो कितना मज़ा आता था ना। खिचड़ी वाले दिन हमारी छुट्टी होती थी, हम मस्ती करते थे। हम कहाँ जाते थे? हम गंगा नदी के किनारे, बिहार का एक क्षेत्र, बिहार में गंगा नदी के किनारे लोग जाते थे और वहाँ पर नाव चला करती थी। तो वो कहते गंगा नदी के किनारे हम सैर किया करते थे, फिर टापू पर बालू से दौड़ते हुए पतंगे उड़ाते थे। टापू क्या होता है? जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, उसे हम टापू कहते हैं। तो ये कहते हैं ऐसे स्थान पर जाकर हम बालू में दौड़ते थे। रेत, समुद्र के किनारे या नदियों के किनारे क्या होती है? अधिकतर रेत होती है। तो ये कहते हैं रेत को यहाँ पर क्या, रेत के लिए यहाँ पर दूसरा शब्द क्या प्रयोग किया गया है? बालू। तो बालू में दौड़ते हुए ये क्या करते थे? पतंग उड़ाते थे, क्योंकि मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने का भी रिवाज है। तो ये पतंग उड़ाते थे, उड़ाने की कोशिश करते थे और कितना मज़ा आता था इन्हें इस प्रकार खिचड़ी का त्यौहार मनाने में। इधर हम पतंगे उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला, दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। और जिस दिन ये लोग गंगा नदी के किनारे जाते थे उस दिन खाना इनके घर में नहीं बनता था। उस दिन क्या होता था कि इनके परिवार के जो सदस्य हैं, जैसे कि ये अपने गुरुजी को भी साथ ले जाते थे, विमला दिद्दा यानी विमला दीदी, आनंद जी, झिलमिट भैया, ये कुछ सदस्यों के नाम इन्होंने गिनाए कि ये सब वहाँ पर गंगा नदी के किनारे ईंटों के चूल्हे बनाते थे और उस पर एक बड़ी कढ़ाई में खिचड़ी वहीं पर बनाया करते थे। वहीं पर सारी सब्जियां ले जाते थे, चावल ले जाते थे, दाल ले जाते थे। खिचड़ी बनाने के लिए ये लोग क्या करते थे? 5 तरह की दाल को मिलाते थे, चावल को मिलाते थे और अच्छे से मसाले डाल के, सब्जियां डाल के बहुत ही टेस्टी खिचड़ी बनाते थे और वहीं पर ऑन द स्पॉट बनाते थे और ऑन द स्पॉट खाते थे। और हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्यौहार। तो वो कहती है अब जब हम बड़े हो गए हैं तो ऐसी खिचड़ी तो हमें दोबारा देखने को नहीं मिली। और कहते हैं जब हमारे घर के सभी बड़े खिचड़ी बना रहे होते थे और हम पतंगे उड़ा रहे होते थे तो क्या करते थे? बीच बीच में थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए या थोड़ा सा पतंगों को आराम देने के लिए हम क्या करते थे? हम भी उन लोगों के साथ जाके मटर छीलने में उनकी मदद करते थे, प्याज छीलने बैठ जाते थे और थोड़ी थोड़ी मदद करते थे। और वो दिन क्या खास हुआ करता था जो आज भी मेरे दिमाग से नहीं निकलता। मतलब कितना अलग अलग ढंग था उस खिचड़ी को मनाने का। फिर वो कहती है चाहे जैसा भी हो, ये त्यौहार है तो खुशियों का त्यौहार।
कहा जाता है कि जनवरी माह के मध्य में यानी जनवरी माह के बीच में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। जैसे हम मकर संक्रांति की बात कर रहे हैं, खिचड़ी की बात कर रहे हैं, ये त्योहार कब मनाया जाता है? 14 जनवरी या 15 जनवरी को, अधिकतर ये 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। तो मध्य यानी बिल्कुल बीच में, तो 14 या 15 तारीख बिल्कुल महीने के बीच में आती है। और सभी प्रांतों में यानी सभी राज्यों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। अब क्या हुआ कि कई बार क्या होता है, कई खेतों में फसलें पक जाती हैं, तो कई लोग फसलों के पक जाने के बाद त्योहार मनाते हैं। और कुछ लोगों को ये उम्मीद होती है कि 15 जनवरी आ गई तो अब थोड़ा मौसम है वो परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा, पाला कम होगा। पाला क्या होता है, आपने देखा होगा सुबह सुबह पौधों पर जो ओस की बूंदें होती हैं, तो क्या होता है कि जब किसानों की जो खेती होती है, किसानों की जो फसल होती है, अगर उस पर ज़रूरत से ज़्यादा ओस पड़ जाए तो उनकी जो फसल होती है वो ख़राब हो जाती है। ओस यानी पाला, तो उनकी फसल ख़राब हो जाती है। तो इन लोगों को थोड़ी सेटिस्फेक्शन होती है कि जब जनवरी का महीना आ जाता है तो इन्हें लगता है कि अब हमारी फसलें ख़राब नहीं होंगी, सूरज निकलना शुरू हो जाएगा और हमारी फसलें जो हैं वो बहुत अच्छे से बढ़ेंगी। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि फसलों के लिए तो सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूरज की गर्मी से ही जो फसलें हैं वो बहुत तेज़ी से विकसित होती हैं। आप अपने घरों में पौधे को देखो कि जब उसे धूप लगती है तो वो कैसे जल्दी बड़ा हो जाता है, और अगर उसी पौधे को आप एक कमरे में अंधेरे में रख दो तो वो पौधा उतनी जल्दी बड़ा नहीं होता। तो सूरज का बहुत बड़ा योगदान होता है फसलों के बढ़ने में। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग, अपना ढंग नज़र आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। अब कहा जाता है कि इस दिन सब लोग ये उम्मीद करते हैं कि उनके घर में अच्छी फसल आएगी और वो अपनी अच्छी फसल के लिए खुशियां मनाते हैं। और हर राज्य के अपने रंग हैं, अपने ढंग हैं, हर राज्य के त्यौहार मनाने के अपने अपने हम कह सकते हैं ट्रेडिशन है, कल्चर है। अब यहाँ पर कुछ राज्यों के नाम है जहाँ पर फसलों से संबंधित त्योहार को किन किन नामों से जाना जाता है, हम उनके विषय में जानेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में हम इसे क्या कहते हैं, फसलों के त्योहार को? मकर संक्रांति या तिल संक्रांति या खिचड़ी भी। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति, तिल संक्रांति या खिचड़ी। असम में हम फसलों के त्योहार को क्या कहते हैं? बिहू। केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी। लोहड़ी कब मनाई जाती है? मकर संक्रांति से एक दिन पहले यानी 13 जनवरी को। झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व। सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय पर मनाया जाता है। जैसे कि यहाँ अलग अलग राज्यों के नाम दिए गए हैं कि अलग अलग राज्यों में फसलों के त्योहारों के नाम अलग अलग हैं और इनके मनाने का समय भी अलग अलग है। यानी जनवरी के महीने से शुरू होकर अप्रैल के महीने तक ये त्योहार मनाए जाते हैं। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। झारखंड में फसलों से संबंधित त्योहार कौन सा है? सरहुल, जो बहुत ही अत्यधिक उत्साह के साथ, जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। और इसका जश्न कितने दिन चलता है? 4 दिन। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं, यानी जैसे अलग अलग जनजातियों के लोग वहाँ रहते हैं तो वो अलग अलग समय में मनाती हैं। जैसे संथाल जो जनजाति है, संथाल जनजाति के जो लोग हैं वो इसे कब मनाते हैं? फरवरी और मार्च में। उसी प्रकार ओराव जनजाति के लोग इसे कब मनाते हैं? मार्च और अप्रैल में। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं, और जो आदिवासी लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब जंगलों में रहते हैं वो किसकी पूजा करते हैं? प्रकृति की पूजा करते हैं। यानी जो नेचर है हमारी, जो हमारे ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, तो ये लोग किसकी पूजा करते हैं? प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। ये आपको याद रखना है कि झारखंड में सरहुल का जो वो त्योहार मनाते हैं फसलों से संबंधित, उस दिन वो कौन से पेड़ की पूजा करते हैं? साल के पेड़ की पूजा करते हैं। जैसा कि यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं कि ये लोग साल के पेड़ की पूजा कर रहे हैं। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है, क्योंकि साल के पेड़ों में इस समय फूल आ जाते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है, बहुत ही प्लेजेंट हो जाता है। ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है। स्त्री पुरुष दोनों ही
ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं, या जो इनका ये त्योहार 4 दिन तक चलता है, ये ढोल मंजीरे लेकर रात दिन गाते हैं, नाचते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अब यहाँ पर रात भर नाच गाना चलता है। चारों ओर जो छोटी छोटी घाटियाँ हैं वहाँ पर इनके नाच गाने की आवाज़ें गूंजती हैं। लंबे लंबे साल के जो वृक्ष हैं जंगलों में, वो बहुत सुंदर दिखाई देने लगते हैं। क्यों दिखाई देने लगते हैं? क्योंकि उन पे पीले पीले फूल आ जाते हैं। वहाँ आसपास जो छोटे छोटे गांव हैं वहाँ पर जो झोपड़ियाँ बनी हुई होती हैं, मिट्टी के घर बने हुए होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं इस त्यौहार के समय में उसे गोबर से, मिट्टी से लीपते हैं, पोतते हैं। जैसे हम यहाँ पर शहरों में हम वाइट वॉश कराते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं गोबर और मिट्टी से अपने घर को लीपते हैं, जिससे कि वो बिल्कुल चमक जाता है। करीने से बुहारे और सजाए गए, और झाड़ू लगाकर सफाई करते हैं, अपने घरों को सजाते हैं। और ये सब मिलकर ग्रुप में एक दूसरे की कमर में हाथ डालकर एक लंबी पंक्ति बना लेते हैं, एक लंबी सी लाइन बना लेते हैं और एक दूसरे की कमर में हाथ डालकर डांस करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं, और अगले दिन वो क्या करते हैं डांस करते हुए हर एक के, उनके पड़ोस में जितने भी घर हैं उन सभी के घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। यानी इनका कल्चर ये है कि अलग अलग लोगों के घर जाना और उनके घर एक एक फूल का पौधा बोना, और घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है। और जब ये सबके घर में फूलों के पौधे लगाते हैं तो उनसे चंदा मांगते हैं। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। ये चंदे में पैसा नहीं मांगते, चंदे में क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। अब ये पहले दिन इन्होंने साल के वृक्ष की पूजा की, दूसरे दिन ये अलग अलग घरों में गए, वहाँ पर इन्होंने फूल के पौधे लगाए, फिर सबसे चंदा मांगा। फिर तीसरे दिन क्या हुआ? खाना पीना और खेलना। तो जो ये मुर्गा मांग के लाते हैं, चावल मांग के लाते हैं, मिश्री मांग के लाते हैं, तो फिर ये उसे पकाते हैं, खाना बनाते हैं, और फिर तीसरे दिन जाकर इनकी पूजा होती है। और जिसके बाद ये लोग क्या करते हैं? सरई का फूल पहनते हैं। जो सरई का फूल होता है ये अपने अपने कानों में पहनते हैं। ये इनका ट्रेडिशन है कि इन्हें ये वो फूल अपने कानों में पहनना है, और वो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है, क्योंकि इनकी फसल कटकर आ चुकी है। और इसी दिन से ये किसकी शुरुआत मानते हैं? वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है, और धान की ये पूजा करते हैं। धान क्या होता है? जिसमें से चावल निकलता है। जो फसलें होती हैं, जब हम खेतों से फसलों को काटते हैं तो वहाँ से धान निकलता है। फिर धान को कूट कर छिलके अलग किए जाते हैं, और जो चावल होता है उसकी पूजा की जाती है। और ये पूजा किया हुआ जो आशीर्वादी चावल होता है उसको संभाल के रख लेते हैं, ताकि अगली फसल में उसे बो सकें। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। अभी हमने झारखंड के सरहुल के विषय में पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़े त्योहार को हम क्या कहते हैं? पोंगल। ये लोग फसलों से जुड़ा त्योहार जो है पोंगल मनाते हैं। और पोंगल में ये क्या करते हैं? इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। आपने अपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, आपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा कि जो फसलें होती हैं वो खरीफ की फसलें या रबी की फसलों के विषय में आपने पढ़ा होगा। जैसे 5वीं कक्षा में आपने खरीफ और रबी की फसलों के विषय में ही पढ़ा होगा। वैसे फसलें 4 प्रकार की होती हैं। तो खरीफ की फसलों के अंतर्गत चावल, अरहर, जो चावल है, अरहर की दाल है, ये सब जो फसलें हैं ये खरीफ के अंतर्गत आती हैं। तो ये फसलें घरों में कटकर आ जाती हैं, तो लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि खेतों से धान आता है और धान को कूटकर हम चावल निकालते हैं। तो जब चावल निकल जाता है धान में से, तो ये लोग क्या करते हैं? पोंगल के दिन हर घर में मिट्टी का एक नया मटका लाया जाता है। जैसा कि यहाँ चित्र में आप देख रहे होंगे कि एक नया मटका लाया गया है। तो हर घर में एक मिट्टी का नया मटका आता है, जिसमें नए चावल, जो कि खेती से बिल्कुल नए चावल पैदा होकर आए हैं, उन चावलों को दूध और गुड़ डालकर पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। उसे क्या कर देते हैं? ये चावल दूध और गुड़ डालकर धूप में रख देते हैं, और कहा जाता है कि इस दिन अच्छी कड़कती धूप होती है।
हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध दिया जाता है। और जैसे आपने देखा होगा कि हम पूजा करते हैं और पूजा के लोटे में उसके मुंह पर हम कलावा बांध देते हैं क्योंकि शुभ माना जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर तमिलनाडु में हल्दी को शुभ माना जाता है और ये लोग क्या करते हैं, मटके के मुंह पर हल्दी को बांध देते हैं, कलावे से बांध देते हैं। और यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है और सुबह से लेकर 10:30-12 बजे तक इसे धूप में रखते हैं। और जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है। अब क्या होता है कि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, वैसे भी तमिलनाडु में तो सर्दी होती नहीं है इतनी, वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो बिल्कुल ही साउथर्न एरिया में है इंडिया के। तो 12 बजे तक धूप इतनी ज़्यादा होती है कि जो मटके में दूध चावल और गुड़ डाला जाता है वो अपने आप पकने लगता है और उसमें उफान आने लगता है और जो दूध है वो उबलकर मटके से बाहर गिरने लगता है। और जब वो दूध मटके से बाहर गिरने लगता है, दूध और चावल जब मटके से बाहर गिरने लगते हैं तो ये लोग क्या बोलते हैं, पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया। जो ये अपनी तमिल भाषा में बोलते हैं वो क्या है, पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल, यानी जिसकी खिचड़ी में धूप की रोशनी से, सूरज की रोशनी से उफान आ जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और चारों तरफ सबके घरों से ये स्वर सुनाई देते हैं। कौन से स्वर सुनाई देते हैं, पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल। अब हम बात करेंगे गुजरात की। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाता है। गुजरात में मकर संक्रांति पर क्या किया जाता है, पतंगे उड़ाई जाती हैं। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। यानी गुजरात में अगर आप मकर संक्रांति के दिन आसमान को देखो तो सिवाय पतंगों के आपको कुछ नहीं दिखेगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही तरह की पतंग होगी, पतंगों के अलग अलग आकार होंगे, अलग अलग रंग होंगे, तरह तरह की पतंगे जो हैं वो आकाश में दिखाई देती हैं। और जिस पतंगों की वजह से सूरज भी नहीं दिखाई देता, यानी आसमान में इतनी पतंगे उड़ रही होती हैं और घर का हर एक सदस्य पतंग उड़ाता है और हर एक गुजराती को पतंग उड़ानी आती है क्योंकि इनके लिए पतंग उड़ाना बहुत ही शुभ है। अब हम बात करते हैं कुमाऊं की। कुमाऊं कहाँ है, गढ़वाल में। तो कहते हैं कि पहाड़ों में कैसे मनाया जाता है मकर संक्रांति। तो कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। ये लोग मकर संक्रांति को क्या कहते हैं, घुघुतिया। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंद कर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाडिम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। अब यहाँ बात हो रही है कुमाऊं की, जो कि गढ़वाल में है। वहां पर क्या प्रथा है, मकर संक्रांति के दिन उनके मकर संक्रांति के त्योहार को हम क्या कहते हैं, घुघुतिया। इस दिन आटे और गुड़ को गूंद कर, जैसे हम आटा गूंदते हैं वैसे गूंद कर आटे और गुड़ को तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं और उन पकवान को शेप्स दी जाती हैं। कैसी शेप्स, डमरू की शेप दी जाती है, तलवार की शेप दी जाती है, या अनार के फूल की शेप दी जाती है। तो ऐसे अलग अलग शेप्स में इन्हें बनाया जाता है, फिर इन्हें तला जाता है। और तलने के बाद जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ चित्र में इसे एक माला में पिरोया गया है। एक धागे में ये क्या कर देते हैं, इसे पिरो देते हैं और बीच बीच में क्या करते हैं, इसमें संतरा भी पिरो देते हैं और गन्ने की गठेरी, गन्ने को जब काट काट के छोटे छोटे पीसेस कर दिए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, गन्ने की गंडेरी। तो ये गन्ने की गंडेरी भी बीच बीच में डाल देते हैं। तो इनकी एक माला तैयार हो जाती है, पकवानों की, संतरे की और गन्ने की गंडेरी तीनों को मिलाकर। और फिर जो घर के बच्चे होते हैं वो ये सारा काम करते हैं माला बनाने का। और वो क्या करते हैं, वो अपने गले में माला पहनते हैं और पहाड़ों पर जाते हैं, क्योंकि कुमाऊं गढ़वाल कहाँ है, पहाड़ों में है। तो पहाड़ों में तो ज़्यादा ठंड होती है। तो ठंड की वजह से क्या होता है कि पक्षी पहाड़ों से दूर चले जाते हैं। फिर उन्हें बुलाने के लिए बच्चे क्या करते हैं कि ये माला को पहनकर जाते हैं और अपनी माला में से पकवानों को तोड़ तोड़ कर वहाँ पहाड़ों पर डालते हैं और पक्षियों को खिलाते हैं। और क्या गाना गाते हैं, कौआ आओ घुघुत आओ, ले कौआ बड़ो, माँ के दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी, माँ के दे जा सोने की छुरी। तो ये इनका वो गीत है
जो मकर संक्रांति पर घुघुतिया पर गाया जाता है कि कौवा आओ और आकर ये हमारे जो पकवान हैं इसे खा लो, और इसे खाने के बाद हमें सोने का घड़ा दे दो और हमें सोने की छुरी दे दो। मतलब ये उनकी एक विश होती है, ऐसा नहीं कि सोने का घड़ा मिल जाएगा या सोने की छुरी मिल जाएगी। सिर्फ ये एक गाना है कि कहा जाता है कि जिनके घर में सोना अधिक हो तो उनका घर समृद्ध होता है, संपन्न होता है, क्योंकि एक तरीके से वो पैसा ही होता है, लक्ष्मी होती है। तो ये कहते हैं कि हमारा जो घर है वो समृद्ध रहे, हमारी जो फसलें हैं वो अच्छी उगें, क्योंकि जो ये भी आटे और गुड़ से बनाते हैं ये इनका फ्रेश वो आटा जो इनकी फसलों से गेहूं पिस कर आता है ये वो होता है। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं। ये गाना गाने के बाद ये अपनी जो इनकी कामना होती है, अपनी जो ये विश मांगना चाहते हैं, ये उन पक्षियों से ये विश मांगते हैं, क्योंकि पक्षी भी किसका रूप है? प्रकृति का रूप है। तो ये प्रकृति से विश मांगते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान करने के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते तो रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल ये होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की जगह भी नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। अब यहाँ पर जब हमने इतने सारे राज्यों के विषय में जाना तो देखा आपने कि अलग अलग राज्यों में एक अलग अलग तरह से मकर संक्रांति को कैसे मनाया जाता है। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कहीं 5 प्रकार की दालें मिलाकर या अनाज मिलाकर खिचड़ी बनती है। कहीं पर मकर संक्रांति के दिन लोग नदियों में स्नान करने जाते हैं, चाहे कितना भी ठंडा पानी हो वो एक डुबकी तो ज़रूर लगाकर आते हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि आज से ठंड जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। और हालात तो ये होते हैं कई जगह कि तिल रखने की भी जगह नहीं होती, क्योंकि तिल को बड़ा शुभ माना जाता है मकर संक्रांति के दिन। और आपने अपने घर में देखा भी होगा कि मकर संक्रांति के दिन कुछ लोग तिल डालकर स्नान करते हैं, यानी जिस बाल्टी में आपका नहाने का पानी होता है उसमें थोड़ा सा तिल डाल देते हैं और उसका स्नान करते हैं, उससे नहाते हैं। और इस दिन तिल का दान होता है, आग में तिल डाले जाते हैं, तिल के पकवान बनाए जाते हैं। तो यानी ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत महत्व रखती हैं मकर संक्रांति के दिन। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? अब आप क्या करेंगे, आपने पूरा मकर संक्रांति का त्यौहार जान लिया, इस पाठ के माध्यम से आपने देख लिया कि किस किस राज्य में कैसे त्यौहार मनाए जाते हैं। आपके घर के आसपास जितने भी लोग रहते हैं वो कौन कौन से राज्यों से किस किस राज्य से संबंधित हैं और उनके यहाँ मकर संक्रांति कैसे मनाई जाती है, ये जानने का प्रयास आप खुद करेंगे। या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाती हो, यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। जैसे अगर हम एक 5वीं कक्षा की बात करें तो 5वीं कक्षा में जितने भी बच्चे होते हैं, ज़रूरी तो नहीं कि वो सब एक ही धर्म से संबंधित होते हैं, एक ही राज्य के रहने वाले होते हैं, वो सब अलग अलग राज्यों के रहने वाले होते हैं। तो अगर आप अपने दोस्तों से बात करो तो आपको पता चलेगा कि हर एक का मकर संक्रांति मनाने का जो तरीका है वो अलग अलग है। और आप सब ये जानने का प्रयास अवश्य करेंगे कि हमारे भारत देश में किस प्रकार अलग अलग तरीके से मकर संक्रांति के त्यौहार को मनाया जाता है। तो बच्चों, आज हमने फसलों के त्यौहार को जाना। आशा करती हूँ आपको पाठ समझ आ गया होगा। धन्यवाद।